जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कला विज्ञान में। साथियों, ये हमने जो पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है, जो आगामी 14 तारीख या 15 तारीख को परीक्षाएं होने वाली है ये पार्ट 2 की, उसको उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए तो इसी कड़ी में ये हमारा जो सीरीज है पॉलिटी की सीरीज की ही एक कड़ी है। इसके आगे भी कुछ वीडियोज आएंगे पॉलिटी के सीरीज में, फिर इतिहास से संबंधित सारी वीडियोज को लाया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज हैं। तो आप निश्चित तौर पे ये सारे के सारे वीडियोज़ आपके लिए बेहद लाभप्रद होंगी। तो आप अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, ये इंग्लैंड और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था एवं वहाँ की अन्य जो संविधान की जो प्रमुख बातें हैं उन पे आधारित है, उनसे संबंधित है, उनके उनके बारे में जानने को आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल तो वैसे गेस के क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ किसी भी गेस का विज्ञापन नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं गेस का बिना नाम लिए आपको बता दिया कि ये सारे सवाल गेस के मैंने लिए हैं। लेकिन गेस के पीछे लेने का भी यही कारण है, क्योंकि समय कम थे, मेरा टॉपिक्स लेना था, लेकिन इतने कम समय में टॉपिक्स को लेकर के क्लियर करना दिक्कत होती है। फिर आपको लगता है कि हमने ऑब्जेक्टिव नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके पैसे भी बचा दिए जाए और काम भी हो जाए। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ उसका थोड़ा थोड़ा एनालिसिस के साथ चीज़ें आगे की तरफ ही बढ़ रही हैं, जिससे एक तरफ से कम कम समय में आपके दोनों काम हो रहे हैं, गैस के भी पैसे बच रहे हैं, साथ ही साथ आपकी तैयारी विथ एनालिसिस के साथ हो रही हैं। ठीक है, तो चीज़ें स्पष्ट ज़्यादा होने की उम्मीदें हैं। वैसे तो टॉपिक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन बट यहाँ से भी चीज़ें काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी इतने कम समय में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में जब भी हम कुछ जाने, इससे पहले मेरी ये इच्छा होगी कि आप उसकी कुछ लोकेशंस को देख लें, ताकि आपको और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। जैसे कि मैंने हमेशा से अपने पीछे के वीडियोज में कहता रहा हूँ कि यूके मैंने बोला होगा तो आपने सुना होगा, या फिर और लोगों के मुंह से, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि यूके कहा जाता है, कभी इंग्लैंड कहते हैं, तो कभी क्या कहते हैं, कभी आपने सुना होगा कि ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना होगा कि ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो ये क्या है, यूके कौन सा देश है भाई, इंग्लैंड क्या है भाई, फिर ये ग्रेट ब्रिटेन फिर क्या होगा, ब्रिटेन क्या है, वेल्स क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, ऐसा आपने सुना होगा। अमेरिका, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी लोकेशंस को देखें, चीज़ों को समझें, और फिर हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो मैंने कुछ मैप्स को डाउनलोड किया, वो मेरे गैलरी सेक्शन में है, तो अभी मैं आपको अपने गैलरी सेक्शन में ले जा करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से हम बैक आ गए, और अभी बस 1 मिनट, ये हमारा गैलरी सेक्शन है। इसमें ये देखिए, इसमें मैंने लिया है, रीजनल मैप है ये। इसमें क्या है कि आप जरा गौर से देखें, ये पूरा का पूरा एक द्वीप समूह है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक अकेला सिंगल द्वीप समूह है, और ये पूरा का पूरा एक अकेला सिंगल द्वीप समूह है। ठीक है, बस अभी आप इतना ध्यान रखें। अब इसमें क्या है, ये जो रेड कलर वाले आप देश सबको जगह को देख रहे हैं, ये कहलाता है इंग्लैंड। ठीक है, ये कौन सा देश कहलाता है, इंग्लैंड, इसकी राजधानी लंदन है। और ये क्या है, ये स्कॉटलैंड है, और ये वेल्स है। ठीक है, ये क्या है, वेल्स। अभी आप इतना याद रखेंगे, स्कॉटलैंड और वेल्स। और ये नदर्न आयरलैंड, इतना कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि ये पूरा पोर्शन, जब ये पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है, ये पूरा द्वीप समूह क्या कहलाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। और जब हम ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ देते हैं किसी नदर्न आयरलैंड को, तब जाके ये कहलाता है क्या, यूके, डेट इज यूनाइटेड किंगडम। बात समझ में आ गई। जब हम स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, यानी इस पूरे द्वीप समूह को एक साथ देखते हैं, तो इस पूरे द्वीप समूह को क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में नदर्न आयरलैंड को जब हम जोड़ देते हैं तो वही कहलाता है यूके। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, अब तो समझ में आ गई कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने एक लोकेशंस को यहाँ पे और लिया है, यहाँ से आपको और कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। ये है यूके, और ये रहा फ्रांस। ठीक है, यूके और फ्रांस, इन दोनों के बीच में जो ये समुद्र है, तो यहाँ एक चैनल गुजरती है, इस चैनल को हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। इस इंग्लिश चैनल को हम मतलब इसलिए मेनली जानते हैं कि ये चैनल जो है, ये फ्रांस और यूके को एक दूसरे से अलग करती है। इसके जो भूमध्य भूस्थल है, ये इस दोनों को तोड़ने का काम यही करती है, मतलब यूके को फ्रांस से अलग करने का काम इंग्लिश चैनल करती है। इसे भी आप ध्यान में रखिए, मे भी पूछ सकता है। अब ये तो हमारा यूके से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो उसको मैंने करवा दिया। अब अमेरिका की बात समझ लेते हैं। ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है, इसके ऊपर में कनाडा है, यही अमेरिका का
सारे सारे स्टेट्स हैं उसके, छोटे छोटे ये स्टेट्स हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुल कितने स्टेट्स हैं, तो अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। अमेरिका में कुल कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, बस इतना ही था। अब जो भी चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट, वो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में डील करता चलूँ। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में जिक्र किया था कि भारत में क्या होता है, एक होता है लोकसभा होती है, एक क्या होती है, लोकसभा होती है, लोकसभा। और एक क्या होता है, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। उसी तरह से जो हम जिसे लोकसभा कहते हैं, इंग्लैंड में उसी चीज़ों को उसी लोकसभा को ही, मतलब लोकसभा के समतल ही उसे उसे भी मान्यता लोकसभा के बराबर ही दी जाती है। उसे कहते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। और राज्यसभा के समकक्ष जिसे दर्जा दी जाती है उसे कहते हैं लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, LORDS, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसी तरह से जो यूएस में होती हैं, माफ कीजिएगा, यूएसए में होती है, अमेरिका में होती हैं, अमेरिका में कहते हैं हम लोकसभा के समकक्ष सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। और जो राज्यसभा के समकक्ष होती हैं उसे हम कहते हैं सीनेट, सीनेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्पष्ट रखें, ध्यान रखें। जिन्होंने पिछली वीडियोज़ को मेरे देखे होंगे वो लोकसभा जान रहे होंगे, राज्यसभा जान रहे होंगे। तो जब ये दोनों में वो अंतर बैठा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे इन दोनों में भी अंतर बैठा लिए होंगे, काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के संविधान में संसद की स्थिति है, ब्रिटेन के जो संविधान है वहाँ संसद की स्थिति संप्रभु है, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, तो जैसे हमारे यहाँ अभी मैंने जिक्र किया, बताया कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होती है, ठीक है। ब्रिटेन कैसा देश है, तो ब्रिटेन अभी भी प्रजातांत्रिक देश है, यानी राजतंत्र वहाँ चलता है। ब्रिटेन में भी क्या चलता है, राजतंत्र ही होता है। लेकिन राजतंत्र बस कहने मात्र है, मतलब सैद्धांतिक रूप से वो राजतंत्र है, बाकी व्यवहारिक रूप में वह भी एक कैसा देश है, लोकतंत्र ही है। लेकिन लिखा जाता है क्या, राजतंत्र ही लिखा जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वो राजतंत्र है, ठीक है। अमेरिका की वर्तमान संविधान किस वर्ष से प्रभावी है, अमेरिका की वर्तमान संविधान प्रभावी मतलब लागू, किस वर्ष से लागू है, तो ये 1789 से ही लागू है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय सुनाता है सोमवार को। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो ये जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से ही हुआ था। तो अमेरिका इसका आंसर होगा। भारत अमेरिका के संविधान के मूल ढांचे का निर्माण किस सम्मेलन में, तो ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में वहाँ के अमेरिकी संविधान के मूल ढांचे का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला सवाल है कि अमेरिका के संविधान का निर्माण कब हुआ था, तो अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 ईस्वी में हुआ था। और अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है, यह कथन किसका है, तो यह कथन ब्राइस का है, ठीक है। अगला सवाल है कि अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, इसका प्रमुख लाभ क्या है, इसका प्रमुख लाभ संविधान में स्थायित्व बना हुआ है, यही है। चलिए नेक्स्ट आता है 10वां नंबर सवाल कि अमेरिका की शासन व्यवस्था है, अमेरिका की शासन व्यवस्था कैसी है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। फिर है अमेरिका के संविधान में 18वें व 21वें संशोधन के लिए कांग्रेस द्वारा कितने वर्ष की अवधि तय की गई, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष की अवधि तय की गई। अमेरिका में अभी तक कुल 25 संशोधन किए जा चुके हैं, अभी तक कुल अमेरिका में 25 संशोधन किए जा चुके हैं। और शुरुआत के जो जो 10 संशोधन हुए थे उसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अमेरिका के शुरुआती 10 संशोधनों को क्या कहते हैं, शुरुआती 10 संशोधनों को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो अनुच्छेद 6 के द्वारा जो है संविधान को सर्वोच्च कानून का दिया गया है। फिर है अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो जैसे अमेरिका का मैंने बताया अभी कि अपने प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, तो समकक्ष होते हैं, तो राष्ट्रपति स्वाभाविक हो जाएगा आंसर। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त है वह है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वह न्यायिक पुनर्वलोकन की है। अमेरिका के संविधान में 1791 में 10वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या नई व्यवस्था लाई गई, तो ये जो नई व्यवस्था थी ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्यवस्था थी।
माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 25 कुल संशोधन 25 बताया है, लेकिन 25 नहीं होंगे, कुल 27, यहाँ 10 है ना, तो कुल 27 संशोधन हुए हैं। अभी तक कुल 27 संशोधन अमेरिकी संविधान में हुए हैं, जिसमें कि शुरुआत के 1 से लेकर के 10 संशोधन जो हुए हैं उसे हम जानते हैं बिल ऑफ राइट्स के नाम से। शुरुआत के जो 10 संशोधन कहलाते हैं वो बिल ऑफ राइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सरकार के वास्तविक चरित्र के निर्धारण में समय और आदतें उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वे किसी अन्य मानवीय संस्था के लिए हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह वाशिंगटन का है। अमेरिका के संविधान की विशेषता नहीं है, यानी कि नहीं पूछा जा रहा है, नहीं का मतलब इसमें सारे के सारे विशेषता कोई एक नहीं है। तो अमेरिका में अमेरिका राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है, बिल्कुल है। वहाँ हर एक जो भी 50 स्टेट्स है 50 के अपने अलग अलग संविधान है, ठीक है। तो और सबके अलग अलग संविधान है, सबके अलग अलग झंडे भी है, इसे भी आप याद रखें, फ्लैग। और संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल वहाँ संविधान की सर्वोच्चता यानी वरीयता दी जाती है। और गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना है, एक खड़ी नागरिकता नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। खड़ी नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता जैसे भारत में होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ वहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है कि हर एक नागरिक के पास, वहाँ के हर एक नागरिक को 2 नागरिकता दी जाती है, एक उसके स्टेट्स के द्वारा और दूसरा कंट्री के द्वारा। तो 2 नागरिकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हमारे पास एक बिहार, अगर यहाँ यहाँ भी दोहरी नागरिकता होती तो हमारे पास एक बिहार का अलग नागरिकता होता और केंद्र सरकार की एक अलग नागरिकता होती। लेकिन हमारे पास पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता है, तो ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अलग अलग नागरिकता होती है केंद्र और राज्य के लिए। फिर है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उस पर महाभियोग जो लगाने का अधिकार है वो कांग्रेस को है। कांग्रेस जैसे हम अपने यहाँ संसद कहते हैं, वहाँ कांग्रेस होता है। वर्तमान में फ्रांस कौन से संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शामिल होता है? तो जो फ्रांस है वो पंचम गणतंत्र के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। व्यवहार में भी अमेरिका निवासी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं रखते हैं। यानी कि व्यवहार में जितना अमेरिकी व्यक्ति अपने देश के प्रति सम्मान देते हैं उतना किसी और देश के नहीं, ये तुलना किया जा रहा है। ये कथन किसका है? तो ये केसी साहब ने थे जो ऐसा तुलना उन्होंने किया था। मुझे ऐसा लगता है कि हर देश को अपने देश का हर कुछ प्यारा होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर लोगों के लिए बराबर हो जाएगा फिर अपना अपना देश। विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले कर्मचारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के एक कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक है। यह कथन किसका है? तो यह जो है डाइसी का कथन है। अगला भी एक कथन ही है, तो यह कथन है अध्यक्षात्मक। देखिए कथन वगैरह उतना पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं अच्छे से कथन। 2-4 सवाल भी आ सकते हैं, इसका कोई मतलब ये गारंटी नहीं है कि ये नहीं आएंगे। तो आप बस सरसराही निगाहों से इसे देखते चले, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यालय, कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रेमजियो मेयर का है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि अमेरिका में प्रचलित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, वह निश्चित कार्यकाल की है। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित होती है, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बात हुई थी राष्ट्रपति की। तो अमेरिकी संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री के पास, वैसे वहाँ पे राष्ट्रपति के पास होती है। अमेरिका में प्रचलित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है, तो इसका प्रमुख गुण शासन की स्थिरता को बनाए रखना है। नेक्स्ट अगर सवाल को देखें तो आगे, अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन का अमेरिकी सरकार में क्या महत्व है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन को किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ गलत बिल पारित करके एक संविधान में उसे जगह दे दिया गया, तो ये न्यायालय का कार्य होता है कि उसे हम देख रेख करें और उस पर न्याय प्रक्रिया को करें, तो वही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की रक्षा के लिए हम कह सकते हैं। अमेरिका में जिस अधिनियम के द्वारा लूट प्रणाली को बहुत बल मिला वह प्रणाली क्या है? तो वो पदावधि अधिनियम के तहत दिया गया था। अमेरिका में हैच अधिनियम के द्वारा लोक सेवकों के जिन अधिकारों पर बंधन लगा दिए गए थे वे हैं, मतलब वो कौन से अधिकार है? अमेरिका में हैच अधिनियम, हैच नामक एक अधिनियम पारित किया गया था 1939 में। 1939 में ये पारित किया गया था। तो ये इस अधिनियम के से कौन से अधिकार छीन लिए गए थे? तो राजनीतिक अधिकार जो था
उस पे बंधन लगा दिया गया था। उस पे छीना नहीं, मतलब बंधन लगा दिया था। ये हैच में क्या होता है कि जैसे उस राजनीतिक भाव या उस राजनीतिक प्रक्रिया जिससे व्यक्ति, वस्तु या देश को नुकसान हो, हानि पहुँचे, ऐसी गतिविधियों पे पाबंदी लगाने के उद्देश्य से ऐसे राजनीतिक अधिकार पे बंधन लगाए गए थे। ठीक है? अगला सवाल है हमारा कि संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये राज्याध्यक्ष जो होते हैं वो नाम मात्र के लिए होते हैं कार्यपालिका में। ठीक है? मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसे राष्ट्र पर शासन करने के लिए चुना जाता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये बेजहॉट का है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध होता है। तो यह जो संबंध है यह दोनों सदनों में मधुर संबंध को बनाए रखने का होता है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल को अवधि पूर्ण होने के पहले पदयुक्त किसके द्वारा किया जा सकता है? मतलब अवधि पूरा ना हुआ हो उससे पहले भी उसे अपने उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये व्यवस्थापिका ऐसा कर सकती है। उसके बाद जो सवाल पूछा जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था में जो पद सबसे महत्वपूर्ण होता है वह कौन सा पद होता है? तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है वो संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन राष्ट्रपति का भी पद महत्वपूर्ण होता है, दोनों पद महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें देखा जाएगा कि कौन से देश को कंपेयरिंग में रख के पूछा जा रहा है। जैसे अपने भारत को रख के पूछा जाएगा तो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, और अमेरिका में तो अमेरिका के लिए राष्ट्रपति। अगर यूके के लिए कहा जाएगा तो यूके में फिर प्रधानमंत्री, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ राजा होता है। ठीक है? अगला है कि ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण क्या है? तो ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था का जो प्रमुख गुण पूछा जा रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, दलीय भावना का विकास। आई थिंक बी होगा इसका, दलीय भावना का विकास। अगला सवाल है कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था में प्रशासन संबंधी अनिश्चितता सदैव बनी रहती है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो संसदीय व्यवस्था में प्रशासन संबंधी अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्यपालिका का जीवन व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ की जो कार्यपालिका है उसकी व्यवस्थापिका पे ज़्यादा निर्भरता होती है। कार्यपालिका का जो जीवन होता है वो व्यवस्थापिका की इच्छा पे निर्भर करता है। व्यवस्थापिका मजबूत पक्ष हो जाता है। लोक प्रशासन समितियों के सर्वव्यापक प्रयोग के लिए कौन सा देश विख्यात है? तो लोक प्रशासन के लिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन लोक प्रशासन समितियों के सर्वव्यापक प्रयोग के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिकी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के विशिष्ट लक्षण को नहीं दर्शाता है? तो देखिए, विशिष्ट लक्षण को नहीं दर्शाता है पूछा जा रहा है, तो राजनीतिक सामंजस्य तो है ही, तो ये दर्शाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व इसका आंसर हो जाएगा। फिर है अमेरिका की सरकार किस सिद्धांत पे आधारित है? तो शक्ति का पृथक्करण। ये तो आपने जीके वगैरह में भी पढ़ा होगा कि अमेरिका की सरकार किस सिद्धांत पे आधारित है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे। यूएस राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना 1939 में हुई थी। यूएस राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना 1939 में हुई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? यानी नेपाल में पंचायती प्रणाली है, बिल्कुल सही है। चीन में साम्यवादी प्रणाली है, बिल्कुल सही है, वहाँ साम्यवादी प्रणाली है। फ्रांस में प्रेसिडेंशियलिस्ट प्रणाली है, बिल्कुल सही है। लेकिन यूएस में संसदीय लोकतंत्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अमेरिका में जो मंत्रिमंडल होती है उसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। अपने भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन से देश में मंत्री को सचिव कहा जाता है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका में ही मंत्री को सचिव कहा जाता है। राष्ट्रपति सभा जिस प्रस्ताव के बल पर मंत्रिपरिषद को पदयुक्त कर सकते हैं वह है, मतलब किस प्रस्ताव के बल पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकते हैं? तो ये है निंदा प्रस्ताव के वजह से। फ्रांस में वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? तो वित्त विधेयक जो है वो फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में पेश किया गया। ब्रिटेन का केंद्रीय प्रशासन सैद्धांतिक दृष्टि से प्रजातंत्र पे आधारित है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री वालपोल थे, इसे भी आपने पढ़ा होगा जीके में। प्रधानमंत्री सूर्य के सदृश है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन जेनजिंग का है।
ब्रिटेन की लोक सेवाओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो वहाँ की जो लोक सेवा है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यह स्थायित्व है, साथ ही साथ राजनीतिक तटस्थता बना हुआ है। मतलब लिखित कुछ भी नहीं है, लिखित वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सारा कुछ अलिखित है, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्थायित्व और राजनीतिक तटस्थता बना हुआ है। वहाँ के लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है, रूढ़िवादी। आप शब्दों पे गौर करें, वहाँ के लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है। वो पुराने रीति रिवाजों को पकड़ते हुए चलते हैं, मतलब एक साल जिसको मान लिया उसको बस ले आगे बढ़ाते चलते हैं। एक तरह से इसके पीछे का कारण ये रहा है कि वो एकदम से, जैसा कि आपने पीछे पहले मैंने जब लोकेशन देखा है वहाँ आपने देखा होगा कि वो यूरोप का कंट्री होते हुए भी यूरोप से भी अलग एक टापू में बसा हुआ है। इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी सभ्यता या संस्कृति पनपने में वक्त लेती है या फिर पनपने में काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे पुराना संविधान माना जाता है, साथ ही साथ ये 1400 साल पुराना संविधान इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये भी सब एक तरह का बहुत बड़ा फैक्ट है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ब्रिटेन की लोक सेवाओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये सवाल हो गया। सदन में अपने दल के सदस्यों को अनुशासन में बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सदन होती है उसमें दलीय सचेतक जो होते हैं, वो अन्य दल के सदस्यों को अनुशासन बनाए रखने का उनकी जिम्मेवारी होती है। तो सचेतक का अर्थ समझे, जो संसद या विधानसभाओं में आवश्यकता अनुसार जो अनुशासन होती है उसे बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो दलीय सचेतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल अभी तक हमने 50 क्वेश्चन किए हैं इंग्लैंड और अमेरिका पे। इसमें मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन और होंगे, 30-40 क्वेश्चन, तो उसे भी करवा दिया जाएगा और जल्द ही उसका वीडियो आपको मिल मिल जाएगा। और साथ ही साथ इससे पहले हमने डिस्कस किया था, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान, यहाँ की जो लोकतांत्रिक ढांचा है या सरकार है उससे संबंधित, और 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किए थे। मतलब अगर हम जोड़ें इसे तो 300 350 प्लस ऑब्जेक्टिव सवालों को हमने देख लिया है, और 50 क्वेश्चन के अभी लगभग 50 क्वेश्चन आप मान के चले, मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 400 सवाल हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। 400 सवाल विथ प्रॉपर एनालिसिस तो मैं कहने से बचूंगा, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस के साथ हमने किए हैं। तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही होंगी ये सारी की सारी क्लासेस। और मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होगा, आपकी तैयारी में बूस्ट जरूर आ रहा होगा। अगर आप निश्चित तौर पे मेरे माध्यम से आपको कुछ लाभान्वित हो रहे हैं आप, तो दूसरे को भी मौका दें, उन्हें भी, उनके साथ भी इस वीडियो को साझा करें और उन्हें भी लाभ का भागी बनाएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं इस पॉलिटी के अगले सीरीज में, और इतिहास की भी बहुत जल्द ही वीडियोज आ जाएंगी। और आपकी परीक्षा मंगलमय हो और तैयारी करते चले। धन्यवाद।